हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का इंटीग्रल रेट इक्वेशन। यानी कि आज हम आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण के बारे में बताएंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको जीरो ऑर्डर के लिए बताया था, आज मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। यानी कि बच्चों, इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, आपका जो रेट लो एक्सप्रेशन है उसकी उसमें जो कंसंट्रेशन की पावर होगी वो बच्चों 1 आएगी। यानी कि माना कोई रिएक्शन है ए और ए कन्वर्ट हो रहा है आपका बच्चों बी प्रोडक्ट में, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट बना रहा है, यानी कि उत्पाद बना रहा है। ए आपका कन्वर्ट हो रहा है बी प्रोडक्ट में। तो अब हम चलते हैं बच्चों, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 1, ठीक है। यानी कि उसमें रेट लो एक्सप्रेशन में, इसके लिए जो रेट लो एक्सप्रेशन आएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए बच्चों, वो होता है रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपके पास रेट लो एक्सप्रेशन होगा। तो बच्चों, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर होता क्या है कि आपकी जो रेट है वो आपके रिएक्टेंट की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, रिएक्शन को आगे हम स्टार्ट करते हैं कि माना कोई रिएक्शन है, ये तो आपका रेट लो एक्सप्रेशन हो गया फर्स्ट ऑर्डर के लिए। और माना कोई रिएक्शन है ए, उससे बन रहा है प्रोडक्ट बी, ये आपका प्रोडक्ट है यानी कि उत्पाद है, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, इसमें यहाँ पर हम t = 0 यानी कि इनिशियल टाइम, प्रारंभिक समय पर हम जानते हैं ए की कंसंट्रेशन मैंने स्मॉल ए मान ली और बी की कंसंट्रेशन 0। ए की सांद्रता ए है और बी की सांद्रता 0, क्योंकि इनिशियल में केवल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन नहीं होती। अब एट टाइम टी यानी कि टी समय पर बच्चों, टी समय पश्चात या टी समय के बाद क्या होगा कि आपका जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी ए, स्मॉल ए जो मैंने मानी थी, इसमें से कुछ डिकम्पोज हो जाता है। यानी कि जो रिएक्टेंट है वो थोड़ा सा डिकम्पोज हो जाता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ए में से इनिशियल कंसंट्रेशन ए थी, इसमें से मैं मानता हूँ एक्स डिसोसिएट हुआ, एक्स डिकम्पोज हुआ, विघटित हुआ। तो आपके पास ये कितना बचेगा बच्चों टी समय पर, ये बचेगा a - x। ये मैंने आपको पहले ही बताया था जीरो ऑर्डर में भी कि इनिशियल कंसंट्रेशन प्रारंभिक सांद्रता a है, इसमें से कुछ भाग विघटित हो गया, नष्ट हो गया, डिसोसिएट हो गया। कितना हुआ डिसोसिएट, कितना हुआ x, तो ये बचेगा कितना a - x। तो a - x इस a का बचा हुआ पार्ट है। ये जितना डिसोसिएट हुआ है x, उतना ही प्रोडक्ट बनता है x, क्योंकि रिएक्टेंट जितना ख़त्म होता है उतना ही प्रोडक्ट बनता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ बच्चों। तो a - x यहाँ पर t समय के बाद a की बची हुई कंसंट्रेशन होती है और x बनी हुई प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है। ये दोनों बराबर होते हैं बच्चों। तो चलिए अब हम आगे करते हैं इसको। अब हम इसके लिए रेट लो एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो रेट हम जानते हैं, रेट = या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्वल्स टू लिखेंगे तो k इंटू कंसंट्रेशन, ए की कंसंट्रेशन और इसकी पावर 1। तो बच्चों, रेट हम रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग माइनस का dA/dt। रिएक्टेंट आपके पास ए था, तो द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट dA/dt = k a की पावर 1। तो बच्चों, यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है, हम a की वैल्यू रखेंगे टी टाइम पर। आपके पास a है a - x/dt = k × a - x, क्योंकि a की कंसंट्रेशन t टाइम पर a - x है, तो मैंने इसलिए यहाँ पर a - x लिख दिया बच्चों। और यहाँ पर a की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, तो बची हुई कंसंट्रेशन कितनी है टी टाइम पर, माइनस का dA - x/dt। और बच्चों, बिकॉज हम जानते हैं कि माइनस का d
डी ए की कंसंट्रेशन अपॉन डी टी किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा डी बी की कंसंट्रेशन अपॉन डी टी के। तो बी की कंसंट्रेशन कितनी है, एक्स है, तो मैं यहाँ इसकी कंसंट्रेशन को, तो इसलिए यहाँ पर बच्चों माइनस का डी ए माइनस एक्स अपॉन डी टी ये इक्वल हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी के। तो बच्चों ये किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाता है, ए माइनस एक्स डी एक्स के बराबर हो जाएगा, तो डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि इसकी जगह अब हम ये रखेंगे, ठीक है। तो देखो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्व टू के ए माइनस का एक्स, और ये आपका कहलाता है बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन। तो ये आपका डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन है, यानी कि अवकलित डिफरेंशिएट रेट इक्वेशन, वेग समीकरण, ठीक है। ये जो है आपका डिफरेंशिएट रेट इक्वेशन है, इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएट रेट इक्वेशन, डिफरेंशिएट रेट इक्वेशन है बच्चों ये। अब इस डिफरेंशिएट रेट इक्वेशन को मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, तो फ्रॉम द इक्वेशन 1, मैं इक्वेशन 1 से बात कर रहा हूँ। इस इक्वेशन 1 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि डी एक्स अपॉन ये ए माइनस एक्स इसके नीचे आ जाएगा, ए माइनस का एक्स इज इक्व टू के डी टी। देखिए मैं इसका ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, डी टी इधर चला जाएगा, ए माइनस एक्स इधर आ जाएगा, तो डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्व टू के डी टी, इक्वेशन नंबर 2। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब मैंने इक्वेशन नंबर 2 का दोनों तरफ क्या करना है बच्चों, दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन करना है। तो समीकरण 2 का दोनों तरफ समाकलन करने पर इंटीग्रेशन करते हैं। समाकलन का मतलब होता है बच्चों इंटीग्रेशन। इक्वेशन 2 का हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है ना। तो बोथ साइड टेक द इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 2। तो डी एक्स अपॉन ए माइनस का एक्स इंटीग्रेशन इज इक्व टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी। हमने दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन कर दिया। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी हम 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो आता है बच्चों ln x। हमने यहाँ पर x की जगह माना है a माइनस एक्स, तो 1 अपॉन a माइनस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन निकलेगा माइनस का ln x, बिकॉज माइनस में है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो बच्चों आपके पास यहाँ पर 1 अपॉन a माइनस एक्स डी एक्स का जो निकलेगा वो निकलेगा ln, और x की जगह हमने a माइनस एक्स माना है, ये निकलता है a माइनस एक्स। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो ln x होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आप अपने हेडर पर या कहीं भी एक तरफ लिख सकते हैं। इसलिए 1 अपॉन a माइनस एक्स का जो इंटीग्रेशन आएगा वो ln x आएगा, और बिकॉज ये माइनस का है इसलिए यहाँ पर ये चिन्ह माइनस का आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन माइनस का ln a माइनस एक्स इज इक्व टू के कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और dt का इंटीग्रेशन t आएगा और साथ में एक कांस्टेंट आएगा। अब मुझे इस कांस्टेंट c की वैल्यू निकालनी है। इस c की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों बिकॉज x इज इक्व टू 0 एंड t इज इक्व टू 0, इक्वेशन नंबर इसको मैं दे देता हूँ बच्चों 3, समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखने पर यानी कि पुट द x इज इक्व टू 0 एंड t इज इक्व टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। x की वैल्यू और t की वैल्यू 0 रखेंगे हम इक्वेशन नंबर 3 में। तो आपके पास बच्चों जब इसको 0 रखूँगा ये 0 हो जाएगा पूरा, k इंटू टी 0 हो जाएगा, तो आपके पास c की वैल्यू बनेगी माइनस का ln a, क्योंकि x की वैल्यू भी 0 हो जाएगी यहाँ, तो आपके पास बचेगा c इज इक्व टू माइनस का ln a। बच्चों c इज इक्व टू माइनस का ln आपके निकल के आएगा जब हम x इज इक्व टू 0 t इज इक्व टू 0 रखेंगे इस इक्वेशन में। यहाँ ये 0 रखोगे ये बचेगा माइनस का ln a, और इधर 0 रखोगे ये पूरा 0 हो जाएगा और आपका ओनली c रहेगा। तो c इज इक्व टू माइनस का ln a। अब इस c इज इक्व टू माइनस का ln a
इसको हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो समीकरण 3 में c का मान रखने पर, ठीक है ना, तो पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 3, पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ c की जगह अब हमें रखना है माइनस का ln a। तो आपकी इक्वेशन क्या बनती है बच्चों, माइनस का ln a माइनस का x, a माइनस का x इज इक्वल टू k इंटू टी माइनस ln a। बच्चों ये इक्वेशन आपके सामने बन के आई है। अब मैं आपको बता दूं कि k इंटू टी अपनी जगह रहेगा, माइनस का ln उठकर, ये पूरा माइनस का है, ये उठकर जब इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो आपके पास k और t ये तो अपनी जगह रखे हुए हैं, ठीक है, t फॉर टाइम, k रेट कांस्टेंट है, ये तो अपनी जगह रखे हुए हैं, इज इक्वल टू उठकर कौन गया है, माइनस का ln a। तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का ln a बन जाएगा, ठीक है। और ये भी अपनी जगह है माइनस का, ऐसे कैसे रख दो, माइनस का ln a माइनस का x। तो बच्चों आपके पास बनता है के टी इज इक्वल टू ln a माइनस ln a माइनस x। अब ये आपके सामने बच्चों एक और इक्वेशन आ गई, मैं आपको बताता हूँ बच्चों, ln x अपॉन y अगर आपको गिवन हो, या p अपॉन q, कुछ भी गिवन हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ आप ऐसे मान लो ln p अपॉन q अगर आपको गिवन है, तो इसको सोल्व कैसे करते हैं बच्चों, ये सोल्व हो जाता है बच्चों ln p माइनस ln q, ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। p और q यहाँ पर कोई वेरिएबल हो सकता है, तो ये अगर आपको दे रखा है ln p माइनस ln q दे रखा है तो वो बन जाएगा ln p बटा p अपॉन q, और अगर ln p अपॉन q दे रखा है तो वो बन जाएगा ln p माइनस ln q। इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। तो बच्चों हम इसको मैच करते हैं यहाँ से, दिस इज ln a, तो a तो हो गया आपके p की जगह, माइनस ln a माइनस x, ln q, और q की जगह हो गया आपके पास a माइनस x, तो ये हो जाएगा p अपॉन q। तो हम इसको p अपॉन q कह सकते हैं, यानी कि ये पूरा ln आपने कॉमन लिया, a तो चला जाएगा ऊपर, और ये तो देखो आपके पास ये तो हो गया p और ये हो गया q, तो ln p अपॉन q बन जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा k इंटू टी इज इक्वल टू ln कॉमन ले लिया, और a माइनस x था तो a तो ऊपर चला जाएगा और a माइनस x नीचे आ जाएगा, ये p बन गया, ये q बन गया, ln p अपॉन q इज इक्वल टू ln a माइनस ln a माइनस x। तो बच्चों आपके पास ये निकल के आता है। अब ln को हम log में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो ln को log में बदलने पर, तो चलिए ln को log में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, जब ln log में बदलता है तो आपके पास आता है 2.303। तो बच्चों जब ln को log में बदलते हैं तो आपके पास आता है, ln को log में बदलेंगे तो आपके पास बन जाएगा, देखो k इंटू टी अपनी जगह है, इज इक्वल टू ln को log में बदलेंगे तो 2.303 log बन जाता है। ये log 10 के बेसिस पर बनता है, ठीक है। और क्या बचा आपके पास, a अपॉन a माइनस का x, ठीक है बच्चों। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ k और t, k है यहाँ पर रेट कांस्टेंट और t है टाइम। अगर आपको टाइम फाइंड आउट करना है तो रेट कांस्टेंट इसके नीचे चला जाएगा, और अगर आपको रेट कांस्टेंट फाइंड करना है तो t निकल जाएगा। तो यहाँ से आपके पास निकल के आता है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10 के बेस पर a अपॉन a माइनस एक्स। इस 10 को लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, आप log a अपॉन ax भी लिख सकते हो। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बच्चों इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट इक्वेशन है। तो दिस इज़ द इंटीग्रल रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है। मैं आपको एक बार बता दूं बच्चों कि यहाँ पर अगर आपको t फाइंड आउट करना है तो t इधर चला जाएगा, k आ जाएगा, यानी कि आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो। देखो बच्चों, इसी इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, और मतलब या इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k, ठीक है, log a अपॉन a माइनस एक्स। मैं आपको याद दिला दूं, ये t वो टाइम है जो आपको निकालना पड़ सकता है,
के यहाँ पर रेट कांस्टेंट है, वेग नियतांक है, वेग स्थिरांक है, और log a अपॉन ए एक्स, ए यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन है, प्रारंभिक सांद्रता, और a माइनस एक्स टी समय पर क्रिया कारक कितना बच जाता है, कितना शेष रह जाता है, इतना कंपाउंड जो रिएक्टेंट है वो कितना रिमेनिंग कांस्टेंट रहेगा, वो a माइनस एक्स है। जितना डिकम्पोज हो गया उसको हटा करके जो बचता है वो a माइनस एक्स की वैल्यू होती है। x वो अमाउंट है जो डिसोसिएट हो जाता है, जो विघटित हो जाता है, जो नष्ट हो जाता है रिएक्टेंट का, वो अमाउंट है x। उसको हम इनिशियल में से हटा देंगे तो बची हुई कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बचेगी, दिस इज़ द a माइनस एक्स। तो बच्चों ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब हमने फार्मूला निकाल लिया है तो हम यहीं से इसके ग्राफ की भी बात कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर इसका ग्राफ बनाएंगे हम। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले हमें ग्राफिकल इक्वेशन का पता होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ इक्वेशन देखिए, मैं आपको फिर से उसी इक्वेशन पे लेके चलता हूँ जहाँ से हम स्टार्ट हुए हैं। तो चलिए वापस हम उसी इक्वेशन पर आते हैं। देखिए आपका पास था, ध्यान से देखेंगे बच्चों, आपके पास थी के टी इज इक्व टू 2.303 log a अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं log a अपॉन a माइनस एक्स एज इट इज़ रहे, ये अपनी जगह एज इट इज़ रहे, आपके पास जाता है निकल के 2.303, तो और ये उठ के यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड में आएगा। तो मैं इसको बिल्कुल एकदम नए तरीके से लिख रहा हूँ। देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि ग्राफीय निरूपण, हिंदी में ग्राफीय निरूपण कैसे करेंगे बच्चों। वी नो दैट हम जानते हैं कि के टी अभी हमने निकाला इज इक्वस टू 2.303 log a अपॉन a माइनस एक्स था, ठीक है। तो 2.303 जो है, तो के टी इज इक्वस टू 2.303 log a अपॉन a माइनस एक्स। अब मैं इसको थोड़ा सा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ ताकि ये ग्राफिकल इक्वेशन बन जाए। देखो बच्चों ये अपनी जगह पे रहेगा, 2.303 जो है वो यहाँ से उठकर इसके नीचे आ जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा k अपॉन 2.303 t इज इक्वस टू log a अपॉन a माइनस का x। तो ये एक इक्वेशन है जो ग्राफिकल इक्वेशन y इज इक्वस टू एम एक्स को फॉलो कर रही है। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन में बच्चों y, दिस इज़ द y, ये आपका पूरा y एक्सिस पर हो गया y, और दिस इज़ द m एंड दिस इज़ द x। तो ये y इज इक्वस टू एम एक्स को फॉलो कर रही है बच्चों इक्वेशन। तो y इज इक्वस टू एम एक्स का जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। देखो बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिस इज़ द y एंड दिस इज़ द x, ठीक है। अब यहाँ पर आप गौर से देखिए x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब ग्राफ x और y में होता है तो x एक्सिस पर आपका t है, x एक्सिस पर आपका t है टाइम, तो टाइम यहाँ पर x एक्सिस पर लिया गया है, और y एक्सिस पर आपका log a अपॉन a माइनस एक्स है, log a अपॉन a माइनस का x, ये आपका y एक्सिस पर लिया गया है। अब देखिए बच्चों स्लोप जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपका स्लोप बिल्कुल पॉजिटिव में होगा और एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो बच्चों ये आपका ग्राफ होगा। अब यहाँ पर इस ग्राफ का जो स्लोप है ये आपका स्लोप है बच्चों। इस स्लोप को हम यहाँ पर m से रिप्रेजेंट करेंगे, m जो कि स्लोप है, और ये स्लोप आपका रिप्रेजेंट करेगा k अपॉन 2.303, एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और ये कांस्टेंट tan थीटा के इक्वल होता है। तो बच्चों इस तरीके से हम यहाँ पर ग्राफ बना सकते हैं। लेकिन बच्चों ये जो ग्राफ है log a अपॉन a माइनस एक्स के लिए है, और मुझे तो सिंगल कंसंट्रेशन के लिए ग्राफ बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। तो एक ग्राफ और बन सकता है बच्चों यहाँ से, उसके लिए हम आपको फिर से इक्वेशन लिखते हैं। देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए वापस मैं इसी इक्वेशन को लिख रहा हूँ कि k इंटू टी इज इक्व टू 2.303, और log a अपॉन a माइनस एक्स को मैं इस तरह लिख सकता हूँ log a माइनस एक्स, इस तरह मैंने लिखा है बच्चों। इस बात को गौर से देखेंगे, इस इक्वेशन को आपको गौर से देखना है
ये जो 2.303 है, पहले मैं इसकी बात करता हूँ, इसको उठा के मैं इसके नीचे लेके जाता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ से अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूँ तो इस इक्वेशन में देखिए log a माइनस एक्स ये अपनी जगह पर रहेगा, ये अपनी जगह पर, ये log a माइनस एक्स को उठा के मैं पहले इधर लेके आता हूँ तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो log a माइनस का x इज इक्वस टू, और बच्चों ये 2.303 ऑलरेडी इसके नीचे जा चुका है, तो आपके पास k अपॉन 2.303 t, और आपका जो ये log a है ये अपनी जगह पर है और ये उठकर आया है ये माइनस का और ये प्लस का, आपके पास log a अपनी जगह पर है बच्चों। तो आपके पास ये इक्वेशन बनती है। इस इक्वेशन को आप गौर से देखिए, व्हाट इज़ दिस, ये क्या इक्वेशन बन रही है। दिस इज़ द y इज इक्वस टू एम एक्स प्लस सी, और m यहाँ पर माइनस में है, तो आपका पूरा ये पूरा आपका y को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका माइनस m स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और ये c को रिप्रेजेंट करता है, और c यहाँ पर होता है अंत्यखंड जो कि y एक्सिस पर, यानी कि इंटरसेप्ट जो कि y एक्सिस पर काटा जाता है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, इसका ग्राफ देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास मैंने बना दिया y एक्सिस, ये मेरी x एक्सिस, y एक्सिस पर लेना है log a माइनस एक्स, ठीक है, ये y एक्सिस पर हो गया। x एक्सिस पर आपका टाइम आएगा, ये टाइम x एक्सिस पर हो गया। c इंटरसेप्ट होता है जो कि y एक्सिस पर ओरिजिन से थोड़ी दूरी पर काटा जाएगा, ठीक है। अब माइनस का m है, यानी कि स्लोप नेगेटिव में जाएगा, और नेगेटिव में जब स्लोप जाता है तो वो नीचे जाता है बच्चों, ठीक है बच्चों। दिस इज़ द स्लोप, यहाँ पर ये आपका थीटा होगा, ठीक है, ये जो आपका होगा ये थीटा होगा, और ये जो स्लोप आपने निकाला है m इज इक्वस टू आपके पास निकला है k अपॉन माइनस में है k अपॉन 2.303 इज इक्वस टू टेन थीटा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ये स्लोप आएगा। दूसरी बात, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो आपके बताती है पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी log a की वैल्यू को बताती है बच्चों, ठीक है। ये पॉइंट आपका log a की वैल्यू को बताता है, तो इसके लिए ये ग्राफ आएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकली थी। दिस रिएक्शन के लिए आपका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से हो सकता है। आपको एग्जाम में अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाए तो दोनों में आपको दोनों ही बना के आने हैं, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं आखिर टाइम, हाफ लाइफ टाइम कैसे निकालेंगे। हाफ लाइफ यानी कि अर्ध आयुकाल फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है ना। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, यानी कि प्रथम कोटि के लिए अर्ध आयुकाल कैसे निकालते हैं। देखिए प्रथम कोटि के लिए अर्धायुकाल कैसे निकाला जाता है। अर्धायुकाल निकालने का एक ही तरीका है बच्चों कि x की वैल्यू जो डिसोशिएट हुआ है, हम जानते हैं इनिशियल अमाउंट का हाफ डिसोशिएट हुआ है, तो x की वैल्यू a/2 हो जाएगी, और हाफ लाइफ को अपन t हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो t इज इक्वस टू आपको t हाफ रखना है। तो आपका इक्वेशन, मैं इसको इक्वेशन जो अभी मैंने बनाई थी उसको मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूँ 4। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 4, ओके। तो ये भी आपके इक्वेशन नंबर 4 का एक रूप है, इक्वेशन नंबर 4। तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4, t की वैल्यू और x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 में रखते हैं। समीकरण 4 में x तथा t का मान रखने पर बच्चों ध्यान से देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हाफ लाइफ। तो देखिए t हाफ, t की जगह हम रखेंगे t हाफ इज इक्वस टू 2.303 अपॉन k log a अपॉन a माइनस a/2, ये निकल के आता है। अब a में से a/2 जाएगा तो a/2 ही बचेगा बच्चों। तो यहाँ पर आपके पास आता है t हाफ इज इक्वस टू 2.303 अपॉन k, और ये आ जाएगा log a अपॉन a/2।
2 ऊपर जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा और आपके पास यहाँ पर बचेगा और यहाँ पर मैं इसे दोबारा लिख सकता हूँ बच्चों, ये बचता है 2.303 अपॉन के log 2, ये आपके पास बचता है। और log 2 की वैल्यू मैं इसको आपको दिखाता हूँ दोबारा। देखिए बच्चों, हम आपको बता दें कि log 2, चूँकि log 2 जो होता है उसकी वैल्यू होती है 0.3010, ये log 2 की वैल्यू होती है। तो log 2 की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन में रखूँ तो t हाफ इज इक्वल्स टू आपके पास निकल के आता है 2.303 अपॉन के इंटू 0.3010, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास t हाफ निकल के आता है 0.693 अपॉन के। बच्चों ये होता है हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या यहाँ से आप के भी निकाल सकते हो अगर आपको हाफ लाइफ दे रखी है तो के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप इसको देखोगे कि टी हाफ लाइफ यहाँ पर कांस्टेंट होती है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्ध आयुकाल है वो निश्चित होता है, वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा। बच्चों यहाँ पर कोई इनिशियल अमाउंट नहीं आया, कोई इनिशियल वैल्यू यहाँ पर नहीं आई है, इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पर नहीं आई है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि टी हाफ जो होता है वो कभी भी फर्स्ट ऑर्डर अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। जबकि जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन थी उसका टी हाफ प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। ये दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इसका टी हाफ आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो, 0.693 रख के और के का मान रख के आप टी हाफ निकाल सकते हो, ठीक है। और टी हाफ अर्धायुकाल अगर आपको दे रखा है तो आप के का मान भी फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल सकते हो बच्चों आसानी से। तो ये हो गया अर्धायुकाल। तो बच्चों आज की क्लास में हमने आपको अभी जो बताया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। उसमें हमने आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए समाकलित वेग समीकरण, अर्धायुकाल और ग्राफ के बारे में बताया। लेकिन बच्चों कभी कभी ये होता है कि क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता आपको दी नहीं होती है। प्रारंभिक सांद्रता जब नहीं दी जाए तो ऐसे में हम क्या करें, इनिशियल कंसंट्रेशन जब आपको नहीं दी जाए तो ऐसे में हम क्या करें, तो ऐसे में बच्चों हम अंतराली सूत्र यानी कि इंटरवल फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, ठीक है। इंटरवल फार्मूला, इंटरवल फार्मूला क्या होता है, इंटरवल फार्मूला या इंटरवल इक्वेशन, इंटरवल फार्मूला या इक्वेशन, ठीक है ना, अंतराली समीकरण या अंतराली सूत्र, ठीक है। कैसे निकालते हैं, तो इसमें बच्चों हम जानते हैं, वी नो दैट, हम अच्छी तरह जानते हैं कि आपको किसी भी अभिक्रिया के लिए जो रेट कांस्टेंट होता है, जो वेग नियतांक होता है के, वो तो फिक्स होता है, ठीक है। ओनली अलग अलग टाइम पर कंसंट्रेशन अलग अलग होती है, ठीक है। तो हम जानते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T इज इक्वल टू होता है बच्चों, अभी अभी हमने लिखा था 2.303 के log A अपॉन A माइनस का x, ये हम सब जानते हैं, ये होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो माना किसी फर्स्ट ऑर्डर अभिक्रिया में कोई प्रथम कोटि अभिक्रिया है, प्रथम कोटि अभिक्रिया में, ठीक है, क्या होता है, T1 समय पर सांद्रता x1, ठीक है, x1 डिसोसिएट हो जाता है, तथा T2 समय पर वो x2 विघटित होता है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखना, मैं फिर से बता देता हूँ आपको, T1 टाइम पर x1 डिसोसिएट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है x1, और T2 टाइम पर x2 ख़त्म हो रहा है। तो हम यहाँ पर दोनों इक्वेशन लिखेंगे T1 के लिए और T2 के लिए होता है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया है, T1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303, रेट कांस्टेंट फिक्स होता है, अभिक्रिया वही है, log इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने A मान ली, तो A में से कितना गया T1 टाइम पर x1, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसी तरह T2, इसी प्रकार आपका T2 क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन के log A अपॉन A माइनस x2, इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 2, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम सब्सट्रैक्ट कर दें, ठीक है। तो समीकरण 2 से समीकरण
दो में से एक को घटाने पर, एक को घटाओ तो T2 माइनस T1 करो, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 2.303 अपॉन के कांस्टेंट आ गया। अब लोग देखो बच्चों, एक तो है आपके पास ए, लोग ए अपॉन, ये मैं यहाँ पर ब्रैकेट रख देता हूँ, लोग ए अपॉन ए माइनस का x2, ठीक है, माइनस लोग ए अपॉन ए माइनस का x1, ये आपके पास आ गया। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं 2.303 के तो कांस्टेंट आ जाएगा, सॉरी कॉमन आ जाएगा, इसलिए इसको बाहर ले लिया। आपके पास एक ये बचेगा और तो इसमें से इसको घटाना है, log a अपॉन a माइनस x2 माइनस log a अपॉन a माइनस x1 लगेगा। तो बच्चों log p माइनस log q हम सब जानते हैं, तो p अपॉन q हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम p अपॉन q के फॉर्मूले से सोल्व करेंगे तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के। देखो इसको मैं पूरा p मान लूँ, इसको पूरा q मान लूँ, इसको तो log तो कॉमन आ गया, log p अपॉन log q, तो a अपॉन a माइनस x2 बटा a अपॉन a माइनस x1, तो इन्वर्स हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आ जाएगा, तो आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा बच्चों 2.303, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये नीचे रह जाएगा के log, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a अपॉन a माइनस x2 इंटू a माइनस x1 अपॉन a से a कैंसल, आपके पास बचता है T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2। ये T2 समय पर बची हुई सांद्रता अभिकारक की, T1 समय पर बची हुई सांद्रता अभिकारक की, तो इसका मतलब रिएक्टेंट की, अभिकारक मतलब रिएक्टेंट। ठीक है ना, तो बच्चों यहाँ से के भी निकाल सकते हो, और तो एक तो ये फॉर्मूला बन गया आपका टाइम इंटरवल का, या फिर के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन डेल्टा टी टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 log a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2। तो इस तरीके से आप, अगर आपको मान लो बच्चों प्रारंभिक सांद्रता नहीं दी जाए तो T1 पर बची हुई सांद्रता और T2 पर बची हुई सांद्रता से भी आप रेट कांस्टेंट निकाल सकते हो। तो इस तरीके से बच्चों अब आपका कंप्लीट, इसके लिए भी अगर आप ग्राफ बनाना चाहो तो ये वही log a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2, ये आपका ऐसे कैसे रहेगा, डेल टी इधर चल जाएगा, के इधर आ जाएगा, और वही स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो अपने अभी इसमें आया था, बिल्कुल ऐसा ग्राफ, बिल्कुल ऐसा ग्राफ आपको दिखेगा। यहाँ पर log a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2 आ जाएगा, यहाँ डेल टी आ जाएगा, बिल्कुल सेम ऐसा ही ग्राफ बनेगा। मैं दिखा देता हूँ आपको बना के बच्चों, ये ऐसा ग्राफ आपके पास बनेगा, y पर इधर x, इधर डेल टी आ जाएगा टाइम इंटरवल, ठीक है, और इधर आपके पास आ जाएगा log a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2 के साथ आपका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो बच्चों यहाँ से भी बिल्कुल सेम वही ग्राफ बनता है, अगर इसका ग्राफ आपके आ जाए तो, ये हमने आपको अभी बताया था। तो इस तरीके से बच्चों आपको इसके न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं, और अब इसके आगे का जो एक्टिवेशन एनर्जी और जो आपके कोलिजन थ्योरी मतलब सक्रियण ऊर्जा संघर्ष सिद्धांत जो है बच्चों, वो आपके इस साल कोविड-19 की वजह से हट गया है। जितना भी चैप्टर में आपके था वो मैंने आपको बता दिया बच्चों। तो इस तरह आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। ठीक है बच्चों, अब कुछ न्यूमेरिकल हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।